नमस्कार साथियों। नेट का दिल्ली का एग्ज़ाम पास करने के लिए तैयार हो जाइए। शारीरिक शिक्षा का एग्ज़ाम आप लोग त्वरित गति से चुटकियों में पास करेंगे, लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम आप लोग नीचे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबा लें। सब्सक्राइबर बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी कभी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत प्रभाव से उसकी सूचना आपके मोबाइल पर आ जाएगी। लाइक जरूर करें। लाइक करने से शारीरिक शिक्षा ट्रेंडिंग में आता है। हम लोग जब सर्च करते हैं तो ऐसे 50 लेक्चर नेट के ऊपर बहुत इजीली मिल जाते हैं। और शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपके मेरे जैसे एक ना एक भाई का भला होगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और रोकने से घटता है। तो बिना कोई समय नष्ट किए हुए हम लोगों ने जो 2000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, उसके 60 प्रश्न अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 7वें पेपर के पार्ट 1 को हम लोग क्लियर कर चुके हैं और 7वें पेपर के पार्ट 2 को अब लोग हम आते हैं। आज की सीरीज के बाद 70 प्रश्न यूनिक आप लोगों के पास वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अपलोड होंगे। मेरा यह प्रयास पसंद आए तो इसको अधिकतम फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, ताकि मेरा उत्साह बना रहे और आपके लिए इस तरह की नई चीजें लाता रहूं। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से क्या केवल भूमि जन्य है? देखिए, वो पूछ रहा है निम्न में से क्या केवल भूमि जन्य है, मतलब जो केवल भूमि से ही हम लोग ले सकते हैं, बाकी पैदा कर सकते हैं। तो देखिए, इसने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और H2O ये 4 चीजें दी हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की यूनिट से उठाया हुआ प्रश्न है। पोषण से भी संबंध इसका लगाया जा सकता है, न्यूट्रिशन के संदर्भ में भी। तो चारों ऑप्शन के ऊपर पहले बहुत जल्दी हम लोग गौर कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न के अंदर ज्यादा कुछ कह नहीं रहा है। वो केवल ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो जमीन से ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल शब्द लगाया है। शब्द कौन सा लगाया है? केवल। केवल भूमि से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे शब्द को, ऐसे एलिमेंट को हमको ट्रेस आउट करना है। पहला ये कह रहा है कार्बन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन जो है, ये सारी चीज, आज का ये जो 4 एलिमेंट है इस प्रश्न के, ये चारों रसायन विज्ञान से संबंध भी हैं। हम लोग इस प्रश्न में आवर्त सारणी का भी बार बार उल्लेख करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि क्या भूमिजन्य है और इसका हमारे पोषण से क्या रिलेशन है, बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कार्बन। कार्बन जो है वह कार्बो नामक तत्व से बना है, जो चारकोल या कोयले से प्राप्त होता है। अब चारकोल या कोयले दोनों में से एक चीज हो सकती है कि चारकोल जो है वह पृथ्वी के नीचे मिलता है और कोयला भी पृथ्वी से नीचे मिलता है। कार्बन की एक विशेषता और है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब जो सदियों तक अमिट रहता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब जीवाश्मों की खोज की जाती है, पुरातत्व विज्ञानी जीवाश्मों की खोज के दौरान कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। कार्बन केवल भूमि से ही नहीं, बल्कि अपितु जब हम बात करें प्रकृति के अन्य तत्वों, क्योंकि कोयले की खदानें भी हो सकती हैं, कोयले के पहाड़ भी हो सकते हैं, तो वहां से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कार्बन केवल भूमि से नहीं, इसके अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। यह ऑप्शन गलत है। दूसरा आते हैं हाइड्रोजन। यह रसायन विज्ञान की आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व होता है, सबसे हल्का तत्व होता है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि यह भूमि से नहीं मिलता। यह जिंक नामक, जस्ते नामक धातु के ऊपर जब सल्फ्यूरिक अम्ल की हम क्रिया कराते हैं तो उसकी रिएक्शन से हाइड्रोजन बनता है। केवल भूमि से ही नहीं, अन्य बाहरी स्रोतों से भी यह प्राप्त हो जाता है हम लोगों को। अब ऑप्शन दे के ऊपर आइए। हाइड्रोजन के 2 अणु जब ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं तो यह 2 अणु और 1 अणु मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। H2O को पीने का पानी भी कहा जाता है, जिसे सादा पानी भी कहा जाता है, जिसे हम लोग जल कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर काम आता है। तो ऑप्शन दे जल, H2O। H2O ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का, इनके संगम से मिलकर बनी। तो यह भी हमें बरसात वगैरह के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। यह भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। इसका सर्वोत्तम सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। अब बात आती है कि नाइट्रोजन भी तो वायुमंडल में व्याप्त सबसे ज्यादा मात्रा में गैस है। वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनमें से 78% नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है। लेकिन
क्या है कि नाइट्रोजन जो होती है इसकी एक बहुत खास बात होती है, यह वायुमंडल में बहुत जटिल अणुओं के रूप में होती है। इन जटिल अणुओं को मनुष्य कार्बन की तरह, जैसे कार्बन कार्बोहाइड्रेट में हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं ना, शर्करा, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट का है। तो कार्बन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में भी हमको मिल जाता है, गन्ने में, केले में, बनाना में, इन सब में। हाइड्रोजन, चूंकि हम पानी की जब बात करते हैं H2O हमको बाहर से भी मिल जाता है, पानी के सोर्स में हाइड्रोजन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। नाइट्रोजन ऐसी चीज है जो वातावरण से सीधे हम इनटेक नहीं कर पाते। कारण मैं इसका बताता हूँ। नाइट्रोजन के अणु जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है, प्रोटीन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फूड से मिलता है। लेकिन नाइट्रोजन को प्रोटीन तक बदलने के लिए पहले टूटना पड़ता है अमीनो एसिड में। अब ये अमीनो एसिड टूटते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड टूटते हैं तो इस अमीनो एसिड्स को घास खाने वाले जानवर खाते हैं। लेकिन अमीनो एसिड वो कैसे खाते हैं? राइबोजियम नाम का एक जीवाणु होता है। यह राइबोजियम जीवाणु क्या करता है? वायु की नाइट्रोजन को खुद एब्जॉर्ब करता है, मानव नहीं कर पाता। और फिर ये दलहनी फसल, मतलब जो दाल वाली फसल होती है, उनकी जड़ों में चला जाता है। वहां जड़ों के अंदर ये उसको ट्रांसप्लांट कर देता है, मतलब अंदर डाल देता है। फिर ये जड़ से क्या है कि ऊपर पौधे के रूप में आती है। उस पौधे को जानवर खाते हैं। जानवर खाते हैं तो फिर जानवर खाने के बाद हम लोग जानवर के दूध के माध्यम से, अन्य शेर वगैरह जानवर के मांस के माध्यम से, हम लोग भी मांस खाते हैं, इस प्रोटीन को प्राप्त करते हैं। हमें यह स्पष्ट तौर पर पता कर लेना चाहिए कि नाइट्रोजन पहले अमोनिया में बदलता है, फिर अमोनिया जो है वो नाइट्रेट यौगिक में बदलता है। नाइट्रेट यौगिक में बदलने के बाद ही यह पौधों वगैरह के अंदर में जाता है। इसीलिए यह कहा गया है कि हरी सब्जी भोजन के अंदर सर्वाधिक होनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम नाइट्रोजन इंटेक कर रहे हैं जो अमीनो एसिड के रूप में है। अमीनो एसिड ही बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। अमीनो एसिड ही प्रोटीन का सोर्स है। प्रोटीन शरीर में अमीनो एसिड के रूप में ही इकट्ठा रहता है। और आपको ये पता होगा कि प्रोटीन को शरीर का वृद्धि तत्व कहा जाता है, ग्रोथ फैक्टर। अगर हम लोगों ने प्रोटीन नहीं लिया तो हम लोगों की वृद्धि और विकास रुक जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है स, कि केवल नाइट्रोजन जो है वह मृदा से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 7, हम क्या खेलें क्या न खेलें का निर्धारण कौन करता है? देखिए बड़ी अच्छी बात आ गई है कि एक बच्चे को क्या खेलना चाहिए और क्या नहीं खेलना चाहिए कौन निर्धारित करे? समाज करे, पेरेंट्स करे, टीचर करे, या साइकोलॉजिस्ट करें, या और कौन लोग करें? तो देखिए जब भी ये बात आती है तो बच्चों के लिए एक थ्योरी चलती है, लेट देम प्ले, खेलने दो उन्हें, लेट देम चूज, चुनने दो उन्हें। लेकिन क्या बच्चा गलत तो नहीं चुन रहा? बच्चा गलत ना चुने इसके लिए उस मनोवैज्ञानिक को उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। अब बच्चा ऐसा खेल चुन रहा है जो आपके बजट में है ही नहीं। बच्चे ने गोल्फ चुन लिया और आप गोल्फ की स्टिक उसको दिला ही नहीं सकते, लाखों के पार होती है, तो खेल की उपलब्धता है ही नहीं बच्चे की। अब हम लोग प्रश्न के ऑप्शंस के ऊपर आते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन कह रहा है कि हम क्या खेलें क्या न खेलें का निर्धारण कौन करता है? पहला ऑप्शन जीन, बिल्कुल सही बात है। जीन आनुवंशिक वाहक होते हैं, हमारी आनुवंशिक संतति के वाहक होते हैं। माता और पिता के गुणों को जीन ही अगली संतति में ट्रांसफर करते हैं। और यह कहा जाता है कि बच्चा कैसा होगा यह उसके माता और पिता की ग्रोथ के ऊपर, माता और पिता के ऊपर निर्भर करता है। माता और पिता बुद्धिमान है तो बच्चे के चांसेस ऐसे ही होंगे। माता और पिता अगर रंग रूप वाले हैं तो ऐसा ही होगा। माता या पिता खिलाड़ी हैं तो भी बच्चे के चांसेस होंगे। तो इसका मतलब जीन इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या बात करी है? सर्वाधिक सटीक उत्तर की। तो जीन एक उत्तर हो सकता है। नीचे के 3 ऑप्शन में हम लोग यह भी देख लेते हैं कि क्या इससे ज्यादा सटीक कोई है या नहीं है। दूसरा, खेल उपलब्धता, बिल्कुल वाजिब आंसर है, यह भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास जो खेल उपलब्ध होंगे आप उन्हीं खेलों को खेलना पसंद करेंगे, किसी और खेल को चूज करना पसंद नहीं करेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। हम लोग अपने साथी को जो खेल खेलते हुए देखते हैं वैसा ही खेल हम लोग भी खेलना चाहते हैं। तो खेल उपलब्धता भी एक सही उत्तर हो सकता है। नंबर 3,
मनोवृत्ति, मनोवृत्ति को कहता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब मेंटल एटीट्यूड, मानसिक सोच, मानसिक प्रवृत्ति। और एटीट्यूड भी इसका सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि एटीट्यूड ये निर्धारित करता है। एटीट्यूड के आधार पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की तरफ आपको लेकर जाऊं। बहुत सारे प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, एकल, व्यक्तिगत, सामूहिक, या मैं कहूं सहानुभूति, एडवेंचरस। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति के आधार पर मनुष्य अपना खेल चुनता है। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वह चेस जैसे खेल चुनता है। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वह ऐसे खेल चुनता है जिसके अंदर एकल तो हो लेकिन उसकी योग्यता को दिखाने का मौका मिले, टेनिस जैसे खेल। जो व्यक्ति सहानुभूति वाला होता है वो सिंपैथेटिक गेम चुनता है जिसमें एक दूसरे को मदद करनी पड़े, कबड्डी जैसे खेल। जो व्यक्ति एडवेंचरस प्रवृत्ति का होता है वह पर्वतारोहण जैसे खेल चुनता है। जो व्यक्ति सामूहिक सोच रखता है ऐसा व्यक्ति फुटबॉल जैसे खेल चुनता है। ऐसे एक टॉपिक में आपका इसका अलग से लूंगा खेल के ऊपर, बहुत विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यह भी उत्तर सही हो सकता है कि मनोवृत्ति मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति है वैसा ही वो खेल चुनेगा। नंबर 4 के ऊपर आइए, मनोवैज्ञानिक। बिल्कुल सही कहा है। पश्चिमी देशों के अंदर जब मनोविज्ञान का जन्म हुआ था 1960 के आसपास, तो यह कहा गया था कि खेल मनोविज्ञान मनुष्य की दिशा को निर्धारित करता है। एक मनुष्य क्या खेले या क्या नहीं खेले वो उसकी संज्ञानात्मक योग्यता, उसकी भावात्मक योग्यता, कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन ये निर्धारित करते हैं। उसी के आधार पर हम उसके कॉग्निटिव डोमेन्स को, व्यवहारात्मक क्षमता को परिभाषित करते हैं। पश्चिमी देशों में आज भी खेल को चुनने के लिए मनोवैज्ञानिकों का और खेल वैज्ञानिकों का चलन बहुत ज्यादा प्रचलित है। हम लोग अब इस प्रश्न के उत्तर के ऊपर लौट कर आते हैं कि प्रश्न के ऐसा प्रश्न बहुत खतरनाक जिसके चारों उत्तर सही। अब चारों उत्तर सही तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे सटीक को ढूंढो। सबसे सटीक को कैसे ढूंढोगे? देखिए, जीन बच्चे में ट्रांसफर कर दिए गए, बहुत अच्छी बात है। यूसेन बोल्ट के अंदर सबसे तेज दौड़ने के जीन थे, लेकिन क्या उसने पहले एथलेटिक्स चुना? नहीं, उसने फुटबॉल खेलना चुना, एथलेटिक्स में वो बाद में गया। खेल उपलब्धता, महेंद्र सिंह धोनी का आपने उदाहरण सुना होगा। महेंद्र सिंह धोनी को खेल फुटबॉल बहुत पसंद था स्कूल में और वो इजीली अवेलेबल भी था, लेकिन उसके कोच ने उसको फुटबॉल में ना देखते हुए फुटबॉल के गोलकीपर से उसका टैलेंट देखा और क्रिकेट में विकेट कीपिंग में लाया। और क्रिकेट विकेट कीपिंग के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिए, भारत के पूर्व कप्तान रहे। तो इसका मतलब यह भी उत्तर गलत है। अब तीसरा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक की। देखिए, मनोवैज्ञानिक तब बात करता है जब हम मन की बात करते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में ऐसा है ही नहीं, और वैज्ञानिक मुझसे ये कहे कि तुम ऐसा करो तो इसे थोपना कहा जाता है। ऊपर एग्जाम्पल देखिए इस बच्चे का। एक बच्चा बैग लेकर जा रहा है, ठीक है, उस बच्चे का स्कूल पढ़ने में मन है ही नहीं, उसका मन खेलने में है। तो देखिए कैसे बोझिल कदमों से वो जा रहा है, मरे हुए। अब इसी बच्चे का दूसरा रूप देखिए, जब उसको खेल मैदान के अंदर धकेल दिया गया तो खेल मैदान में वो अपने साथियों के साथ कितना चीयरफुल एंजॉय कर रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है मनोवृत्ति, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति उसको खेल की तरफ ज्यादा धकेल रही है बनिस्पत उसके स्कूल अध्यापन के। स्कूल अध्यापन उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन खेल में उसका रुझान ज्यादा है। इसलिए अगर मनोवैज्ञानिक सोच भी है तो भी मनुष्य की मनोवृत्ति उस सोच को परिवर्तित कर देती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जिस चीज के अंदर है उसी के अंदर वो एंजॉय करेगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझे, सही उत्तर है मनोवृत्ति। बड़ा ही सरल प्रश्न, आप लोग पढ़ते आए हैं, सब शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अधिकांश शारीरिक शिक्षा के पाठ्याभ्यास, पाठ्याभ्यास का मतलब है लेसन प्लान में सैद्धांतिक व प्रायोगिक कार्यकाल में क्या अनुपात रखते हैं। सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरी विषय, प्रायोगिक का मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखिए, आमतौर पर हम लोग जब डेली रूटीन की बात करते हैं तो यह उल्टा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, 2 सेशंस तो देते हैं ग्राउंड पे, मॉर्निंग और इवनिंग, और 1 सेशन देते हैं हम लोग थ्योरी क्लासरूम के अंदर। इसका मतलब हम लोग क्या बात करते हैं, बात ये करते हैं कि 60 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा भाग जो है 2 भाग, या मैं कहूं कि 3 सेशन है। 3 सेशन का मतलब हो गया 100%। 100% 3 सेशन, 1 सेशन का मतलब कितना हुआ, 33%। तो 1 सेशन सुबह का 33% किसको दिया, हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स को। दूसरा सेशन 33% किसको दिया, दोपहर में हमने दिया क्लास एक्टिविटी को।
तीसरा सेशन हम लोगों ने किसको दिया, शाम को, फिर से प्रैक्टिकल एक्टिविटी को। इसका मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटी को हम लोग कितना परसेंटेज दे रहे हैं, 66%। अब 66% जब हम लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटी को दे रहे हैं तो इसके दो उत्तर सही हो सकते हैं, जहां पर सैद्धांतिक के प्रायोगिक के सामने 60 आ रहा हो या 60 से ज्यादा आ रहा हो। ऐसा ऑप्शन दो है, पहला ऑप्शन 30-70, दूसरा ऑप्शन 40-60। तो दोनों ऑप्शन में से हम किसे चूज करें, तो देखिए 30-70 भी सही हो सकता है, सैद्धांतिक 30-70 प्रायोगिक, लेकिन 40-60 को हम सबसे सटीक मानेंगे। 30-70 होते के साथ ही 1/3 का अनुपात जो है वो गड़बड़ हो जाता है, और यह अनुपात जो है वो 2/3 को भी पार कर जाता है। किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर 1/2 का 2/3 हिस्सा हो जाना उसके सैद्धांतिक विषय को खत्म कर देता है। अब जब हम लोग नीचे वाले द ऑप्शन की बात करेंगे तो द ऑप्शन के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि यह 2/3 से कम है। इसका मतलब प्रैक्टिकल्स को ये 2/3 से कम वेटेज तो दे रहा है, परसेंटेज तो दे रहा है ज्यादा, लेकिन 2/3 से कम, और थ्योरी को भी लगभग 2/3 के एक हिस्से के बराबर लाकर खड़ा कर रहा है, 1/3 के बराबर। इसलिए इस प्रश्न का सटीक उत्तर 40-60 होगा। 40% भाग हम लोग एक लेसन प्लान के अंदर सैद्धांतिक कार्यक्रम को देते हैं, और 60% जो है वो हम प्रैक्टिकल्स को देते हैं। ये जो सारी बात मैंने अभी तक आपको बताई ये क्लासरूम की थी, जब हम लोग रेगुलर रूटीन करते हैं। अब लेसन प्लान से मैं इसको जोड़ता हूँ, याद कीजिए आप 45 मिनट का आपका लेसन प्लान होता है। 45 मिनट के लेसन प्लान में 8 मिनट आपके वार्म अप के होते हैं, 5 मिनट आपके कूल डाउन के होते हैं। क्या हो गया, प्रैक्टिकल्स। तो आप लोगों का 15 से 13 मिनट इसमें चला गया। अब बचा कितना, 30 मिनट। 30 मिनट में से आप लोग 2 मिनट एक्सप्लेनेशन करते हैं, 1 मिनट डेमोस्ट्रेशन करते हैं, 2 मिनट रेक्टिफाई करते हैं, और बाकी समय आप बच्चे को प्रैक्टिस पर लेसन प्लान में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से भी इस प्रश्न का उत्तर हम सॉल्व कर सकते हैं। लेसन प्लान में हम लोग लगभग 60 या 65% जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है सैद्धांतिक 40, प्रायोगिक 60, ऑप्शन द। बड़ा ही सरल प्रश्न है, इस प्रश्न को देखकर आपको भी हंसी आएगी, मुझे भी। प्रश्न संख्या 9, किस क्रीड़ा में सरलता से पसीना नहीं आता। अब देखो हम लोग, प्रश्न बड़ा सरल है, उत्तर थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। आइस स्केटिंग, जो चीज बर्फ के ऊपर होती है वहां पसीने का सवाल ही नहीं है, यह भी उत्तर सही हो सकता है। गोल्फ, गोल्फ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, मूवमेंट ज्यादा होते हैं, खुले में खेला जाता है, पसीना कम आता है। तैराकी, तैराकी पानी के अंदर ही होती है तो पसीने के चांसेस नील बटा नील होते हैं। टेनिस, टेनिस के अंदर तो भागना दौड़ना पड़ता है तो पसीने बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखिए अब इन 3 ऑप्शन के ऊपर हम जाते हैं। गोल्फ में भी इधर उधर मूव करते हैं तो थोड़ा पसीना आता है। अब इसके 2 सही उत्तर कौन से बचे, आइस स्केटिंग और तैराकी। आइस स्केटिंग आइस के ऊपर खेली जाती है, पसीने के चांस बहुत कम होते हैं। तैराकी, तैराकी तो पूर्णतः पानी के अंदर ही होती है। जो एक्टिविटी पानी के अंदर हो, जो तापानुकूलन के अनुसार हो, वहां पर हम लोग पसीने की बात कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़े हंसी वाला प्रश्न है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसके अंदर आइस स्केटिंग जो ऑप्शन है उसको सही करके आ जाते हैं, और यह उनकी मतलब देखिए टेम्पर होता है, माइंड का लेवल होता है। हम लोग एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, उस वक्त हमारे मन में सोच क्या आ रही है, हमने क्या सोचा, और फिर सोचकर हम लोगों ने क्या उत्तर दिया। तो यह चीज जो होती है वह बड़ी तारतम्य वाली हो जाती है। तो हमें लॉजिक लगाना है कि जो एक्टिविटी पानी के अंदर हो रही है, पानी तो पसीने को, श्वेत ग्रंथियों को हम बाहर निकलने ही नहीं देगा, श्वेत ग्रंथियों का मुंह खुलने नहीं देगा। तो तैराकी जैसी गतिविधि इसका सटीक आंसर है। अब आप लोग कहेंगे कि साहब ये वीडियो आपने क्यों डाल रखा है। अरे भाई, ये वीडियो मैंने थोड़ा हंसी मजाक के लिए डाल रखा है कि इसका इस प्रश्न से कोई रिलेवेंस नहीं है। कभी हंस भी लिया करो यार, हमेशा सीरियस ही रहते हो, हंसते हंसते पास करना है। इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने स्क्रीन खाली पड़ी थी तो मैंने कहा आप लोग देख लें और एंजॉय कर लें। इस वीडियो को केवल हंसने के लिए डाला है, बिना तनाव के पढ़ना है। तनाव जीवन में आ गया तो पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी, तनाव नहीं लाना। सुमेलित करो के प्रश्नों के ऊपर मैं बार बार कहता आया हूं, बहुत गौर करना है। एक अगर प्रश्न आपने गलत कर दिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखिए टेस्ट एंड मेजरमेंट की यूनिट से उठाया हुआ प्रश्न है। 4 अलग अलग खेलों के इसने यहाँ पर टेस्ट दे रखे हैं, और यह बताया है कि किस खेल में किस पर्टिकुलर एग्जैक्ट किस चीज को मापने के लिए उस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 4 टेस्ट हैं, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। वार्नर फुटबॉल टेस्ट फुटबॉल का है, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट बास्केटबॉल का है,
फ्रेंच शॉर्ट सर्विस किसके अंदर होती है? टीटी में होती है, टेनिस में होती है, बैडमिंटन में होती है। हेलमैन वॉलीबॉल टेस्ट, नाम आ गया वॉलीबॉल अपने आप में। उत्तर देख लीजिए, शटल टेस्ट, बॉल कंट्रोल, एक्यूरेसी, स्मैश। अब देखिए, एक तो उत्तर यहाँ आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, शटल टेस्ट। शटल जैसे ही नाम आ गया है तो शटल के नाम से आपको क्लियरेंस हो जाएगा, लेकिन वहां फ्रेंच शॉर्ट सर्विस के अंदर एक्यूरेसी के लिए भी वो टेस्ट होता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। चलिए थोड़ा सा इसको और सरल कर देता हूं और आगे इसको ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। तो देखिए, पहला टेस्ट जो है वो वार्नर टेस्ट है। वार्नर टेस्ट बेसिकली फुटबॉल का है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है। ये टेस्ट खिलाड़ी की एक्यूरेसी को परखता है। एक्यूरेसी, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 सही है। कैसे परखता है? 50 इंटू 25 मीटर के एरिया में, यार्ड के एरिया में 50 मीटर दूर एक खिलाड़ी को बॉल दी जाती है और उसे गोल पर बॉल किक करने को कहा जाता है। उसकी बॉल वास्तव में गोल तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, यह मापने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। तो इसका उत्तर है एक्यूरेसी, ऑप्शन 3। दूसरा देखिए, दूसरा है जॉनसन टेस्ट, जॉनसन बॉल ड्रिबल टेस्ट। यह बॉल ड्रिबल टेस्ट जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ड्रिबल के अंदर क्या होता है? बॉल कंट्रोल की जाती है। तो यह बॉल कंट्रोल से रिलेटेड टेस्ट है। इसका मतलब ऑप्शन 2। अब इस टेस्ट में होता क्या है? इस टेस्ट के अंदर एक छोटे एरिया के अंदर 6 फीट की दूरी पर 4 कोन रखे जाते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग कोन से 12 फीट दूर से हमको रन करना होता है और चारों कोन के बीच में से ड्रिबल करते हुए स्पीड के साथ जाकर और वापस आना होता है। तो सीधा सीधा इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है? इस टेस्ट के अंदर खिलाड़ी की बॉल कंट्रोल एबिलिटी को परखा जाता है। तीसरा, ये तीसरे के अंदर आप देखिए, तीसरा ये कह रहा है कि फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शॉर्ट सर्विस शटल का है। यहाँ शटल और किसी के अंदर है नहीं, तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन 1। अब इस टेस्ट को संपादित कैसे करते हैं? देखिए, नॉर्मल जो बैडमिंटन ग्राउंड का एरिया होता है उसके अंदर बैडमिंटन पोल की 6 फीट की हाइट से उसी के ऊपर 20 इंच ऊपर एक रस्सी बांध दी जाती है, नेट, और उसके ऊपर इस तरह से एक शेप बन जाती है। अब खिलाड़ी को इस नेट के ऊपर और 20 इंच ऊपर जो रस्सी है उसके बीच में से सर्व करना होता है, डबल्स वाले कॉर्नर के अंदर, क्रॉस साइड में। अब क्रॉस साइड में जैसे जैसे वो शॉर्ट सर्विस करता है तो देखिए 5, 4, 3, 2, 1 अंक दिए हुए हैं। जितना पास उसकी सर्विस गिरती है वो 20 सर्व करता है, उतने उसके स्कोर जोड़े जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद एक ही ऑप्शन बताया जिसको हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हेलमैन वॉलीबॉल टेस्ट। यह वॉलीबॉल खेल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर इसको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बैटरी शब्द डाल दिया। तो देखिए, बैटरी का मतलब होता है जब हम 1, 2, 3, 4 कुछ चीजों का संयोजन करें, उसे बैटरी कहा जाता है। अब खेलों के अंदर अलग अलग योग्यताओं का संयोजन करने के लिए जब हम लोग कुछ टेस्टों को क्रमबद्ध तरीके पद्धति से सजा लेते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। इसे बैटरी इसलिए कहा है क्योंकि इस हेलमैन वॉलीबॉल टेस्ट में 3 टेस्ट संपादित होते हैं। पहला टेस्ट फेस वॉश होता है, फेस पास, जैसा आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं। दूसरा जो होता है वो फोर आर्म पास होता है, फोर आर्म पास, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो वॉल स्ट्राइक होती है। मैं उसका वीडियो डाल नहीं पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह कम है। तो इस तरह से 3 टेस्टों का संपादन होता है, फेस पास टेस्ट, फोर आर्म पास टेस्ट और वॉल स्पाइक टेस्ट। तो ये तीनों 1, 2, 3 के क्रम में संयोजित किए जाते हैं, इसलिए इसे बैटरी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग और प्रयास करके आपके बीच में ऐसे लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। प्रयास पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से, मित्रों से, वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल पे, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें ताकि मेरा संबल बढ़े। और इसी तरह से बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो का शेयर होना बहुत ज़रूरी है। आपसे मेरी विनती है हाथ जोड़ के, जितने लोग आपके ग्रुप में हैं सबको व्हाट्सअप कर दीजिए, अपनी फेसबुक वॉल पे लगा लीजिए। ज्ञान रुकना नहीं चाहिए, ज्ञान बढ़ता रहना चाहिए। बढ़ता हुआ ज्ञान ही ज़्यादा अच्छा होता है। रुका हुआ पानी बदबू मारने लग जाता है, बहता हुआ पानी पीने के काम आता है। कभी भी अपने ज्ञान को यहाँ मत रोको, लोगों में बांटो। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, मेरा प्रयास अच्छा लगे, अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर करें, लोगों को व्हाट्सअप करें। आपका भाई भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच।